नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। पिछले दिनों एक विवाद हमारे देश में बहुत सिर चढ़कर बोल रहा था और वह था अंग्रेजी को लेकर। जब प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल में भारी बदलाव कर रहे थे, तभी उन्होंने गुजरात से एक नया स्वास्थ्य मंत्री चुना, जिनका नाम था मनसुख मांडविया। उनका नाम है, वह उन्होंने हर्षवर्धन की जगह ली है। बजाय कि उनकी हम काबिलियत पर बात करते, वह किस लायक है, जो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं उस पर बात करते, पुराने स्वास्थ्य मंत्री की क्या दिक्कतें रही, क्या नए वाले मांडविया साहब उसकी कोई भरपाई करते, इस पर बात करते। लेकिन संयोग से बात इस पर नहीं हुई और बात उनके एक पुराने ट्वीट पर होने लगी, जो बेसिकली दो थे। एक ये है कि उन्होंने लिखा, महात्मा गांधी इज आवर नेशन ऑफ फादर। फादर ऑफ नेशन की जगह नेशन ऑफ फादर उन्होंने कहा, जिसके बाद एक भारी बवाल शुरू हुआ हमारे देश में और असल बेइज्जती उनकी शुरू की गई कि अंग्रेजी का उनको ज्ञान नहीं है। हालांकि मंत्री बनाने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना अब तक संविधान में भी नहीं लिखा गया है, लेकिन हमारे समाज में यह सिर चढ़कर बोला। हमारे साथ इस वक्त प्रेमपाल शर्मा हैं, वह लेखक हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे और सबसे बड़ी बात, हिंदी के पक्षधर हैं। भारत के बहुत कम बुद्धिजीवी हैं जो दिल्ली जैसे महानगरों में रहते हैं, बड़े अधिकारियों के पदों पर रहते हैं और हिंदी के पक्षधर हों। खैर, संयोग ये है कि वह हैं और लगातार कोशिश करते हैं। वह तमाम प्रशासनिक सेवाओं में इस बात के पक्षधर हैं कि हिंदी को मजबूती से लागू किया जाए। खैर, ये देश लागू नहीं कर पाता। प्रेमपाल जी, आपका स्वागत है जनज्वार में। और हम इस विवाद पर बात करना चाहते हैं कि असल में जो जिस तरह से मनसुख मांडविया, मतलब जो उनकी बात होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, सांसद हैं, उनकी क्या काबिलियत है स्वास्थ्य मंत्री को लेकर, इस पर तो हमारे देश में कोई बहस नहीं हुई खास। लेकिन यह जो नेशन ऑफ फादर है और फादर ऑफ नेशन है, इसको लेकर इतना बवाल मचाया गया कि ऐसा लगा कि जैसे ये ज्ञान अगर उनको न हुआ अंग्रेजी का, तो उनकी जगह सीधे एलिजाबेथ की किसी व्यक्ति को ही बैठाना न पड़ जाए, मतलब ब्रिटेन से न बुलाना पड़ जाए। ऐसा क्यों होता हमारे देश में? अंग्रेजी को लेकर यह आतुरता, यह फैनेटिक होना क्यों होता है? अजय जी, पहले तो मुझे जनज्वार का आभार और बधाई भी कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान गया, जबकि बाकी मीडिया इस पर चुप है लगभग। हंसी तो उड़ाई गई। और दूसरा, अपने बारे में कि मैं हिंदी का पक्षधर नहीं, मैं भारतीय भाषाओं का पक्षधर हूं। हर भारतीय भाषाओं का, चाहे वो कन्नड़ हो, मलयालम हो, गुजराती हो, तमिल हो, क्योंकि सभी भारतीय भाषाएं बराबर हैं और मैं हिंदी के किसी उस औपनिवेशिक उसको आगे बढ़ने से कभी नहीं उसका समर्थन करता। लेकिन मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ कि कुछ बुद्धिजीवी जो विशेषकर हिंदी प्रांत के थे, मैं आपको फिर से, जो मैंने जितना अखबारों को और मीडिया को देखा है, किसी और प्रांत से आवाज नहीं आई। ये आवाज आई है गंगा घाटी के कुछ उन चापलूस अंग्रेजी के पत्तलखोर बुद्धिजीवियों से, जो पूरी उम्र अंग्रेजी सीखने के बावजूद भी अंग्रेजी नहीं सीख पाते और इसलिए कुछ ऐसी नुक्ताचीनी की बात करते हैं। आपने बहुत बड़ी बात उठाई है कि बात उठनी चाहिए थी कि आखिर पुराने मंत्री को क्यों हटाया गया, नए मंत्री की कौन सी काबिलियत थी। और मैं बता दूं काबिलियत की, उस समय इनके पास रसायन मंत्रालय था और रसायन मंत्रालय ने एक बड़ी भूमिका निभाई उस समय उन ऑक्सीजन को और दूसरी सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए, बावजूद इसके कि हर्षवर्धन तो डॉक्टर थे, यह डॉक्टर भी नहीं है। यानी कि राजनीति की समझ, जनता की समझ, समस्याओं की समझ, ऐसा राजनेता बेहतर समझ सकता है बजाय उसके कि जो अंग्रेजी जाने या न जाने। एक पक्ष। अब मैं इसके समर्थन में, मतलब मुझे कुछ आंख खोलने वाली बातें उन बुद्धिजीवियों और उन मीडिया कर्मियों से जो अंग्रेजी के दीवाने रहते हैं, और मेरे कुछ निष्कर्ष हैं। जैसे हिंदी या गंगा घाटी पिछड़ी है तो इसलिए कि वो अपनी भाषाओं में लोगों में वैसी समझ पैदा नहीं कर पाई। अगर वो समझ होती तो अंधविश्वास और अंग्रेजी की रटाई या शिक्षा व्यवस्था इतनी बर्बाद नहीं होती, क्योंकि वो अंग्रेजी के रटने पे ही लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा अंग्रेजी के महंगे स्कूल दून स्कूल से लेकर वहां पर हैं जहां पर ये पढ़ते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा गरीबों का। मुझे आश्चर्य ये होता है कि इसमें कुछ लेखक किस्म के लोग भी थे जो इस मजाक को उड़ा रहे थे। वैसे उनकी छवि, अपने शकल पर वो बैनर जनवादी लगाए रहते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासियों की बोलियों की बात करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि मांडविया की जाति और धर्म क्या है, लेकिन इन्होंने शायद बिल्कुल उसी दिन उसकी जो मजाक उड़ाई कि देखिए ऐसा बोलते हैं। मैं इसका एक पक्ष और,
और इसको मैं एक शास्त्रार्थ की तरह, अगर अपनी भाषा में कहा जाए, राष्ट्र का फादर ऑफ द, राष्ट्र का पिता, तो राष्ट्र का पिता को उन्होंने कर दिया नेशन ऑफ द फादर। मतलब कोई देखा जाए तो अगर भारतीय व्याकरण से देखा जाए तो उसमें कोई गलती भी नहीं है। और ये 7-8 साल पुरानी कोई टिप्पणी उसको निकाल के इस रूप में लाया जाए तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ गुलाम ही नहीं, ये भले ही कारपोरेट दुनिया की बात करें और बातें करें, लेकिन अंग्रेजी के रथ पर चढ़े हुए ये वैसे ही बनना चाहते हैं। इसलिए इनको शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। जी, जैसा कि इस बात से भी लग रहा था और आप भी लगातार देखते ही हैं, कोशिश करते हैं, चूंकि हिंदी भाषी हैं आप, तो हिंदी को लेकर कि एक जो पिछड़ापन का जो बोध है, मतलब मैं ये समझता हूं कि एक भाषा एक नागरिक के अधिकार से जुड़ती है। जैसे जब आप अदालतों पे पहुंचते हैं, स्कूलों में पहुंचते हैं, थानों में पहुंचते हैं, जज के सामने जाते हैं, तो चूंकि आपकी अंग्रेजी कमजोर होती है तो आपके सारे संवैधानिक अधिकार भी कमजोर हो जाते हैं। या वाइस वर्सा किन स्थितियों में हो गया और 70 साल बाद भी वही स्थिति आज भी बरकरार है। मतलब अंग्रेजी मतलब अधिकार, अंग्रेजी ना आने का मतलब अधिकार विहीन। बहुत मूल बात उठाई आपने। मैं अगर एक किताब का सहारा लूं तो हाल ही में संजय बारू की एक किताब आई है, इंडियाज पावर एलीट। बहुत संक्षेप में, आप और हम, आप समझदार एक पत्रकार हैं, 3 चीजों के उससे इस देश के लोकतंत्र को लगभग जिसे कहते हैं ब्लैकमेल किया जा रहा है या उसकी लूट खसोट की जा रही है। पहला, अंग्रेजी, अंग्रेजी सबसे पहले। दूसरा, पैसे वाले, क्योंकि उसी के बूते वो अच्छे अंग्रेजी के स्कूल लंदन से लेकर वहां तक पढ़ सकते हैं। और तीसरा, सवर्ण, कि हम श्रेष्ठ हैं। इन तीनों के गठजोड़ ने लगभग भारतीय लोकतंत्र पर पूरी तरह से हावी रहा। मैं कहूंगा, ये किताब भी कहती है कि 2014 में, इसे मैं मोदी या किसी और सरकार के पक्ष के लिए नहीं कह रहा, पहली बार वो टूटा है। अब मुझे कई बार अफसोस होता है कि जो जनवादी हैं, जो मेरे गरीब तबके से आए हुए हैं, वो भी इस अंग्रेजी के ऐसे दीवाने, यहाँ तक मेरा कहना है कि उस क्लब में वो भी सब कुछ भूलकर शामिल हो जाते हैं। प्रशासनिक नौकरियों में कोठारी रिपोर्ट के बाद आए जो अफसर हैं, वे जो अपनी भाषा से आए हैं, जो हिंदी से आए हैं विशेषकर, वो अंग्रेजी की वकालत अंग्रेजों से भी ज्यादा करते हैं। यह उस गुलामी का संकेत है, भले ही कुछ भी कहते रहे। इसमें हमारे कुछ दिग्गज विचारकों ने भी योगदान दिया है, कांचा एलैया जैसों के, जैसे कि अंग्रेजी ही शेरनी का दूध है और यह, खैर, लेकिन प्रश्न यहाँ पर उतना वो नहीं है जितना कि हमारे इन बुद्धिजीवियों का है। जो आपने बात उठाई, कैसे मैं मान लूं कि अगर अंतिम आदमी को यह एहसास हो कि वो पढ़ा लिखा होने के बाद भी अगर उसे अंग्रेजी नहीं आती तो उसे कैसा एहसास होता है। उसे एहसास इसलिए होता है कि ये लोग जब एक मंत्री की खाल खींच सकते हैं अंग्रेजी के एक वाक्य पे, तो उसको तो ये दफ्तरों में से भी बाहर निकाल देते हैं, न्यायालय से भी बाहर निकाल देते हैं, उसे पढ़ा लिखा ही नहीं मानते। मुझे लगता है कि इस प्रकरण के बहाने इनका चेहरा पे नकाब हटी है और शायद इनका असली चेहरा सामने आया है कि अंग्रेजी अगर बढ़ रही है। कई बार जैसे प्रिंसिपल को डांटना होता है, बड़े अधिकारियों को, अपने कारिंदों को समझाना होता है या हड़काना होता है, थानों में भगाना होता है, कलेक्टर साहब को बोलना होता है, या कहीं दबंगई दिखानी होती है बाजार में, तो आप ध्यान देते होंगे हिंदी बोलने वाला आदमी एकाएक अंग्रेजी में उतर आता है। तो यह जो भाषा की दबंगई है, यह जो श्रेष्ठता है, यह हमारे पूरे लोकतांत्रिक चेतना और लोकतंत्र को, और जाहिर तौर पर जब लोकतंत्र कमजोर होता है तो सबसे ज्यादा जो मारे जाते हैं दलित पिछड़े ही मारे जाते हैं, अल्पसंख्यक ही मारे जाते हैं। बावजूद इसके दलित और पिछड़े बुद्धिजीवियों में से ज्यादातर लोग, जिनको आप अभी कांचा एलैया का नाम लिया, ऐसे और बहुत सारे नाम हैं जो अंग्रेजी को बहुत ही ताकतपूर्वक स्थापित करते हैं और कई बार वो मुक्ति की भाषा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो बार बार ये कहता रहा हूं कि किसी भी विदेशी भाषा का कोई विरोध नहीं। हमारे ज्ञान के क्षितिज खुलते हैं दूसरी भाषाओं से, लेकिन ज्ञान के क्षितिज पहले अपनी समझ से खुलते हैं, और समझ होती है अपनी बोली से पैदा, अपनी भाषा से। भाषा भी उसके बाद आती है। ये दुनिया भर का अनुभव है, ये हमारे यहाँ नहीं। यूरोप कितने छोटे छोटे देश हैं, लेकिन आप
मैंने एक बार एक पुर्तगाली से पूछा कि आपकी भाषा पढ़ाएंगे, तो उसे आश्चर्य हुआ कि ये कैसा प्रश्न है। अगर पुर्तगाल कहूं तो पुर्तगाली भाषा होगी। फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर कितनी करीबी है, लेकिन आप फ्रांस के अंदर, लेकिन मेरे देश में अगर हमने पश्चिम से बहुत सारी चीजें ली, और मैं पश्चिम का आभार मानता हूं। वैज्ञानिक चेतना उनकी है, जेंडर समानता उनकी है, स्त्री अधिकार उनके हैं, मानवाधिकार उनके हैं। आप उनको औपनिवेशिक या जो भी कहें, वैसी औपनिवेश तो हमारे सामंतों में और उपनिषद हर अमीर में होती है, मैं उनकी पक्ष नहीं, लेकिन उनकी इस चेतना को लेकर हम क्यों नहीं चल पा रहे? क्यों हमारे देश में ये आतंक आजादी के बाद से लगातार फैला हुआ है? मैं कुछ इसमें आपके पास वो भी देना चाहूंगा। जेपी नायक एक जाने माने शिक्षाविद रहे हैं, वे कोठारी आयोग के सचिव भी थे, बहुत लिखा है। 1980 में उनकी एक किताब आई कि कोठारी आयोग की जो सिफारिशें थी उन पर कितना काम हुआ। मैं इसी से जुड़ी हुई बात, उन्होंने कहा कि आजादी के वक्त हमारे स्कूलों में भारतीय भाषाओं में ज्यादा पढ़ाई होती थी। 70 के दशक तक वो धीरे धीरे कम हुई और 80-90 के दशक में वो पूरी तरह से अब निजी स्कूलों यानी कि अंग्रेजी की तरफ चली गई है। आप ये देखिए, हमारे लोकतंत्र में अक्सर बात की जाती है और अच्छी बात है कि 80 के बाद एक क्षेत्रीय दलों का उभार होता है, लोगों की भागीदारी बढ़ती है। काशीराम जी आते हैं, लालू यादव आते हैं, मुलायम आते हैं, इन लोगों का है। अब याद कीजिए, जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फैसला किया कि सब काम हिंदी में होगा। अंग्रेजी प्रेस ने उनकी ऐसी धुनाई की कि उसके बाद वो लगभग चुप हो गए। अब उस धुनाई में कौन शामिल थे? हिंदी का लेखक जो बार बार पुरस्कारों की लाइन में खड़ा नजर आता है, मुंह छिपा के रिकमेंड कराता है, लेता है, ज्ञानपीठ लेता है, अकादमी लेता है और किसी को लेने भी नहीं देता। लेकिन भाषा के मसले पर उसकी चुप्पी आप इतनी खतरनाक है कि आज अगर हम हिंदी डूबने की स्थिति में आई है तो इन सब की। बंबई में फिल्म की स्क्रिप्ट अंग्रेजी में लिखी जाती है और ये वहां पर उन पत्तलों को चाटते हैं। उस समय इनकी आवाज मानवाधिकारों की, मैं आपने जो बात कही, ये एक बहुत बड़ा मानवाधिकार है। संविधान में हिंदी की बात की जाती है, भारतीय भाषाओं की बात की जाती है, अचानक ही वो कैसे गायब हो गया? और ये हिंदी का लेखक सबसे ज्यादा भाषा के मामले में असंवेदनशील है, इनको बदलना होगा। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, हो सकता है इनका मोदी से विरोध हो और बहुत मैं उसका स्वागत करता हूं। किसी का भी विरोध राजनीतिक उसमें होना चाहिए, कोई लोकतंत्र वंशवाद में नहीं बदलना चाहिए सदा के लिए, लोकतंत्र बदलने की चीज है। लेकिन उसी कसौटी पर मैंने कल लिखा, अगर आप कसौटी पर कसेंगे तो आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे यूपीए 1 में, MA LLB है, सब कुछ है, उनकी क्षमता एक गरीबों को और डिप्रेस क्लास को आगे बढ़ाने में उनका एक बड़ा योगदान रहा है। अगर आप उनकी इस कसौटी पर कसें, आप उनकी हिंदी को कभी लिखित में देख लीजिएगा। मैं तो रेल मंत्रालय में रहे हैं, मैं रेल मंत्रालय में रहा हूं, मैं संयुक्त सचिव रहा हूं और 5 साल मैंने पार्लियामेंट को भी देखा है, सारे क्वेश्चनों को देखा है, उनकी लिखी हुई चीजों को मैंने प्रशासन और पार्लियामेंट दोनों को देखा है। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे मन में कभी नहीं आई कि ऐसा क्यों लिखते, क्योंकि हमारी शिक्षा हमारे अपने जड़ों को तरफ देती है। मेरे घर में अगर कोई पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ने की सुविधाएं नहीं है, और जो ज्यादातर हमारे देश के दलित, OBC, मुसलमान और गरीबों के पास नहीं है, तो उनकी अंग्रेजी कैसे अच्छी हो जाएगी? वो कैसे तुरंत ये कहने लगेंगे कि द नेशन ऑफ द फादर? शर्म आनी चाहिए अगर किसी ने ये मुद्दा उठाया है कि भविष्य में ऐसा ना उठाएं। अब भविष्य के लिए इससे असर होता है। अब अगर आप ऐसी मजाक उड़ाते हैं तो मेरी देखा देखी, मेरी काम वाली फिल्मी जगत में उनसे लड़ने की जरूरत है कि जिससे भाषा आपको एक ताकत देती है अपने पैरों पर खड़े होने की, स्वावलंबी की। शिक्षा का अर्थ यही है। और अगर हम इसमें चूक रहे हैं और बुद्धिजीवी इस पर चुप हैं, बजाय इस पर कोई उनका बयान आना चाहिए, स्टेटमेंट आना चाहिए थे, इसलिए क्योंकि वो मोदी का मंत्री है, इसे भूल जाएं। भाषा की लड़ाई तो हमारी समृद्ध लड़ाई है। देखिए, मोदी के मंत्री के लिए तो बहुत सारे पहलू थे, जैसा कि मैंने कहा कि भाई शिक्षा, जब उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जा रहा था तो उस पर बात होनी चाहिए थी कि कोविड के इस महामारी के दौर में क्या काबिलियत देखी होगी मोदी ने जिसको लाए, तो उसके एक पक्ष विपक्ष एक बहस थी। लेकिन यहाँ पूरा मजाक, पूरी बहस भाषा की अज्ञानता को लेकर था। वह गुजराती है, बावजूद अंग्रेजी की अज्ञानता को लेकर बहस था। मैं इसी को पलट कर सवाल ये करता हूं मैं आपसे, और ये देश से भी हम लोग जानना चाहेंगे कि भाई तमाम अंग्रेजी के लोग, जैसे स्टेन स्वामी की अभी डेथ हुई, संघर्षशील थे, आदिवासियों के लिए जिंदगी दे दी।
आप उनके भाषण सुनिए, वह 2 लाइन सही हिंदी नहीं बोल पा रहे। तो क्या हमने कभी मजाक उड़ाया? कभी नहीं। कोई हिंदी का आदमी या किसी भी लैंग्वेज का आदमी, या कई बार बंगाली भाषा हिंदी के लोग या बंगाली लोग हिंदी बोलते हैं, वह भी कई बार गलत बोलते हैं, शब्दावली गलती रहती है, कभी नहीं मजाक उड़ाया था। ये हिंदी को ही विशेष दर्जा हमने क्यों, अंग्रेजी को माफ करिएगा, ऐसा क्यों दर्जा दे रखा है कि उसकी शुद्धता पर इतना जोर है कि शुद्धता ही ज्ञान की श्रेष्ठता है और ज्ञान की श्रेष्ठता ही आपके वर्चस्व की श्रेष्ठता बन जाती है। यह जो खेल है, इसका हल क्या है सर? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि जो आपने भी शब्द कहे हैं दोस्त, इस आईने में वो झांकें कि आखिर अंग्रेजी बोलते वक्त ही ऐसा क्यों होता है। मैं आपको एक हाल की उदाहरण देता हूं। जापान में तोकोचाकी एक हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं। 1 महीने पहले वहां पर एक दिल्ली विश्वविद्यालय के एक वेद प्रकाश पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप भाषा और इस पर लिखते हैं, वो लंबी बात करना चाहते हैं, उनसे बात। वेद प्रकाश ने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और वहां पर है, उन्होंने कहा कि सर मैं दिल्ली में जब भी अंग्रेजी बोलता था तो मेरी मजाक उड़ाते, जब मैंने जापान में अंग्रेजी बोली तो उन्होंने कहा अरे आप इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। देखिए, जो भाषा को समझते हैं जो मुल्क, वो इसका एहसास, ये बिल्कुल अभी हाल की 1 महीने पहले की बात है। मैं अपने जीवन को जो प्रशासनिक सेवाओं में रहा हूं, मुझे अगर आज भी किसी मुद्दे पर बोलने के लिए कह दिया जाए अंग्रेजी में तो शायद मेरी जबान लड़खड़ा जाए। ये आत्मविश्वास को कम करती है। ऐसे यानी कितनों का उदाहरण। पिछले दिनों सुधीर चंद्रा जो जाने माने इतिहासकार हैं, बड़े इतिहास के बहुत सारी किताबें उनकी अंग्रेजी में ही आई हैं, उनकी एक किताब आई थी गांधी एक असंभव संभावना। आया इसी में उन्होंने कहा कि यह किताब मैंने मूल हिंदी में लिखी है और जितना आनंद मुझे इसे लिखने में आया अपनी उस विरासत उर्दू हिंदी के शब्दों को, उतना कभी नहीं आया। और उन्होंने दास्तां सुनाई कि कैसे उनके पिता जो शायद डिप्टी कलेक्टर या मजिस्ट्रेट थे, कैसे वो लगातार अंग्रेजी को करते थे और कैसे हमने रो रो के अंग्रेजी सीखी। जब उनके कलेक्टर के पिता रो रो कर अंग्रेजी सीखते हैं तो अजय प्रकाश, आप और मैं खेती करते हुए, भैंसे चराते हुए, हमें अंग्रेजी क्यों इतनी अच्छी आनी चाहिए। इसलिए कल मुझे किसी को कहना पड़ा कि मैं तो इससे भी खराब अंग्रेजी बोलूंगा और उसका अधिकार मेरे पास है, जैसे कि बोलियों को बोलने का अधिकार है। मैं लालू जी की बात पर आपकी ओर आता हूं, तो अगर वो उनकी हिंदी ऐसी है तो कोई बुरी बात नहीं, उसमें भोजपुरी का टच, अवधी का टच, मैथिली का स्पर्श, जनता के दुख दर्द को तो बेहतर समझते हैं। कामराज जो तमिलनाडु के थे और जो आजादी के बाद कांग्रेस में वंश के राष्ट्रपति रहे हों, अध्यक्ष रहे हों, वो अकेले ऐसे अध्यक्ष रहे जिनकी तूती बोलती थी। वो सिर्फ शायद 10वीं में गरीबी के कारण आगे नहीं पढ़ पाए और तमिल के अलावा कुछ नहीं जानते। लोकतंत्र में भाषा की ये महत्ता होती है। एक बात और अंकित, धीरू भाई सेठ CSD में बहुत बड़े नाम है, जो उनका इस पर सबसे अच्छा लेखन मैंने देखा है, सत्ता और समाज में भाषा और लोकतंत्र। वो लोग बार बार कहते हैं कि ये लोकतंत्र कैसा है जिसमें चंद लोग, UPSC की परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा, जिसका मैं 2% से कम अंग्रेजी जानने वाले 98% पदों पर जमे हुए हैं और उनके अंदर वो ऐंठ भी है। उनके अंदर किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, वो ऐंठ बराबर है। अपने दामन में झांक के देखिए कि लोकतंत्र को नुकसान तुमसे ज्यादा हो रहा है या लालू जी, मायावती और मंडावली से हो रहा है। इनको सदा के लिए अपनी जबान बंद कर देनी चाहिए अंग्रेजी के पक्ष में। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रेमपाल शर्मा और बातचीत में बहुत साफ हुआ और हमारी चिंता भी जाहिर हुई कि आखिरकार भाषाई श्रेष्ठता इतनी ज्यादा बड़ी कैसे हो सकती है, वह भी अंग्रेजी। कोई लैंग्वेज की बात नहीं, हम तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, हिंदी की बात नहीं है, बल्कि अंग्रेजी की। और अंग्रेजी खराब बोलने का जो मजाक है वह गांव के एक चौराहे से लेकर संसद तक में उड़ाया जाता है। तो आखिर यह गुलामी की मानसिकता संसद से सड़क तक बरकरार है और शायद यह बड़ी वजह है कि हम लगातार लोकतंत्र में कमजोर हो रहे हैं। लोकतंत्र में इसलिए कमजोर हो रहे हैं कि भाषा के स्तर पर थाने, पुलिस, स्कूल, कलेक्टर, जज
जहां कहीं भी जाएं, यहां तक कि शादी ब्याह में भी श्रेष्ठता का जो जरिया है वह अंग्रेजी भाषा है। तो जाहिर तौर पर अगर हम कहें औपनिवेशिक मानसिकता या सामंती मानसिकता, तो अंग्रेजी का जो वर्चस्व है वह अपने आप में एक सामंतशाही है, एक वर्चस्व की मानसिकता है जिसको खत्म किया जाना चाहिए। तभी सही मायने में लोकतंत्र कम से कम आम लोगों के बीच बहाल होगा और कोई एक शब्द गलत हो जाने भर से पूरे देश में राष्ट्रीय बेइज्जती का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत अच्छा, थैंक यू। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।